बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कहानी है मेरी जान, जिसको अब हम आगे से शुरू कर रहे हैं। एक हफ्ते से रोज जकी और उसके वालिद के बीच एक महास चल रहा था। इश्तियाक साहब का कहना था कि जकी सजीला को वैसे ही प्रपोज करे जैसे वो चाहती है, और जकी तो इस लड़की की शक्ल भी देखने को तैयार नहीं था, जो जबरदस्ती उसके गले पड़ रही थी। अपनी अना की तस्कीन की खातिर उसे खेलना चाहती थी, और इश्तियाक साहब के नज़दीक उस वक्त सिर्फ पैसा अपना बर्बाद होने से बचाना सबसे अहम था, चाहे उसके लिए अपने बेटे की इज्जत ही क्यों ना दांव पर लग जाए। रोज एक हंगामा मचने लगा था। हदीका बेगम परेशान सी होकर रह गई थी। ब्लड प्रेशर की मरीजा थी, शोहर को तो कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए जकी की ही मिन्नत समाजत करने लगी। लेकिन इस बार तो जकी भी अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि हदीका बेगम का बीपी शूट कर गया। दोनों बाप बेटे के होश उड़ गए। 4 घंटे के बाद कहीं हदीका बेगम संभली थी। होश में आते ही जकी का हाथ पकड़कर रोने लगी। इस बार वो बेबस सा हो गया, इसलिए हदीका बेगम की हर बात मानने को तैयार हो गया। 2 दिन बाद अगला अवार्ड शो था, किसी और चैनल का। इस चैनल के ड्रामा डायरेक्टर भी इश्तियाक साहब थे, और उनके ड्रामे की हीरोइन सजीला इमरान। इश्तियाक साहब ने अवार्ड लेते हुए वही ऐलान किया। उन्होंने सजीला को अपनी बहू बनाने का ऐलान कर दिया, फैसला कर लिया है। सजीला हर बात से वाकिफ थी। रेड कलर की इंडियन स्टाइल साड़ी पहने बड़ी अदा से स्टेज पर आकर इश्तियाक साहब के गले लग गई थी। फिर इश्तियाक साहब ने इजाजत चाही कि वो यहीं सबके सामने अपने बेटे के हाथों सजीला को अंगूठी पहनाना चाहते हैं। अगर सब ऑडियंस की इजाजत हो तो तालियों की गूंज ने सबकी रजामंदी बता दी थी। बुझे दिल के साथ जकी सामने स्टेज पर गया। ब्लैक पैंट कोट में अपनी तमाम तर वजाहत के बावजूद चेहरा उतरा हुआ था। सामने खड़ी सजीला की उतराहट अरूज पर थी। जकी इश्तियाक साहब के बाईं जानिब खड़ा हो गया, क्योंकि दाई जानिब सजीला खड़ी थी। इश्तियाक साहब ने होश होते हुए अपनी जेब से एक डायमंड रिंग की डिबिया निकालकर जकी को पकड़ाई। इससे पहले कि जकी वो रिंग सजीला को पहनाता, सजीला ने फरमाइश सामने रख दी। मैं चाहती हूँ कि जकी मुझे यहाँ सबके सामने दोबारा प्रपोज करे, जैसे कि उसने चंद दिन पहले मुझे रेस्टोरेंट में प्रपोज किया था। सजीला ने अपनी वो बात दोहराई जो उसे अपनी अहानत लगी थी, जिसका बदला लेते हुए वो जकी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर चुकी थी कि औरत का ये रंग ढंग जकी के लिए अनोखा सा था। जकी उसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया, फिर नील डाउन होकर बैठ गया। विल यू मैरी मी बेतासुर लहजा था, चेहरे पर यकनाहत के लिए भी मुस्कुराहट नहीं ढाई गई थी। हॉल में सीटियों की आवाजें गूंजी थी। सजीला ने दोनों भवें ऊपर चढ़ाते हुए इस बात में सर यूं हिलाया जैसे जकी पर एहसान कर रही हो, फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सबके सामने जकी ने उसे अंगूठी पहनाई। तालियों की गूंज एक बार फिर से उठी थी, लेकिन जकी को इस गूंज में अपनी तजलील महसूस हुई थी। सीटियों की आवाजें उसे अपना मजाक उड़ाती हुई महसूस हो रही थी। सजीला की मायनी हेज हंसी उसके अंदर आग सी लगा गई थी, और स्टेज से उतरकर हॉल से बाहर चला गया। जकी ने जो कुछ भी किया अपनी वालदा की वजह से मजबूर होकर किया था। उसे सजीला पसंद थी, ना ही वो उससे शादी करने का इरादा रखता था। मंगनी मजबूरी में कर ली थी, लेकिन शादी करने का कोई इरादा नहीं था। शादी की सारी तैयारी महरू फवाद के साथ कर रही थी। अभी भी शादी और वलीमे का जोड़ा फवाद की पसंद का सेलेक्ट करके बुटीक में बनने के लिए ऑर्डर देकर आई थी। फवाद ने महरू की हर शॉपिंग में अपनी पसंद को मुकद्दम रखा था। महरू, मैं तुम्हें इस लिबास में देखना चाहता हूँ, सारी ब्लैक कलर ही खरीदो, इसमें तुम ज्यादा खूबसूरत लगो। महरू निसा भी खुशी खुशी वो सब खरीद रही थी जो फवाद को पसंद था। शॉपिंग के बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे। 10 दिन बाकी रह गए हैं शादी में, लेकिन मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा। अपने कमरे का खालीपन मेरी नींदें उड़ाने लगा है। फवाद की बेकरारियां सुनकर बस महरू मुस्कुरा रही थी, जब पीछे से कोई फवाद की कुर्सी से टकराया था और चटनी का पूरा प्याला उसकी शर्ट पर गिर गया था। फवाद का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। पीछे एक वेटर सफेद शर्ट और पैंट पहने, उस पर लाल रंग की वेस्टकोट पहने ट्रे में किसी का ऑर्डर ले जा रहा था, लेकिन उससे टकरा गया था और चटनी फवाद की शर्ट पर गिर गई थी। वो वेटर से माजरत करने लगा। फवाद को गुस्सा तो जी भर कर आया, लेकिन जब्त कर गया। महरू, मैं ये साफ करके आता हूँ, ये कहकर वो खुद वॉशरूम में चला गया। इसी वेटर ने एक टिश्यू महरू को दिया और कहने लगा, इसे पढ़ लें। ये कहकर वो चला गया। महरू निसा हैरत से इस वेटर को देखने लगी। फिर वो टिश्यू खोलकर देखा तो उस पर एक तहरीर थी, जो लोग मेरी पसंद की चीजों के लिए अपनी बेताबियां दिखाती हैं, मैं इन्हें जान से मार देता हूँ। अपने मंगेतर से कहो कि अपने जज्बात को ठंडा पानी पीकर बुझा ले तो बेहतर है, वरना बिन मौत मारा जाएगा। ये पढ़कर महरू निसा पहले तो घबरा गई फिर पूरे हॉल में देखने लगी कि ये टिश्यू पेपर उसे क्यों देकर गया है, वेटर क्यों देकर गया है। ऐसी फजूल सी बकवास से कौन कर सकता है? कौन है जो फवाद की और उसकी बातें सुन रहा था? लेकिन इस रेस्टोरेंट में उसे अब वो वेटर कहीं नजर नहीं आ रहा था, वरना उससे ये पूछती कि उसने ये टिश्यू में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। फवाद वापिस आकर बैठ गया। शर्ट पर अब भी चटनी का दाग बाकी था। सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश करके रख दिया इस वेटर ने। फवाद
बोल रहा था, न जाने क्यों, लेकिन मेहरुनिसा से खाना नहीं खाया गया। न जाने क्यों लग रहा था वो किसी की सर पर करती नजरों के हसार में, ऐसी नजरें जो कांटों की तरह उसके वजूद में प्रविष्ट हो रही थीं। ऐसी बेचैनी थी कि सह नहीं पा रही थी। फवाद प्लीज मुझे घर छोड़ दो। जब मेहरू से अपनी कैफियत बर्दाश्त नहीं हुई तो बेख्तियार बोल पड़ी। फवाद उसे यूं एकदम से उठ जाने पर परेशान हुआ था। वो अभी बैठा खाना खा ही रहा था कि मेहरू की प्लेट वैसे ही भरी पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाई बदहवासी देखकर कुछ मुतजब सा हुआ। अभी कुछ देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी। मेहरू, आर यू ऑल राइट? खाना तो खाओ, फिर चलते हैं घर। नहीं फवाद, मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे घर छोड़ दे। न जाने किसी तेज धार नजरें थी कि मेहरुनिसा से अपनी मुश्किल थी वो कौन था। मेहरुनिसा अपनी मुश्किल में थी कि वो कौन था ये भी वो देख नहीं पा रही थी, लेकिन सब कुछ गैर मामूली सा था। गो मेहरुनिसा की गैर होती हालत देख कर उठ गया, मेन्यू कार्ड में पैसे डाले और मेहरू के साथ बाहर आ गया। गाड़ी में भी मेहरुनिसा खामोश सी थी। फवाद बार बार उससे वजह दरियाफ्त कर रहा था, लेकिन वो यही कहती रही कि वो थक गई है। फौरन से उसे बंगले के बाहर छोड़कर जा चुका था। फवाद उसे बंगले के बाहर छोड़कर जा चुका था। मेहरू घर में दाखिल होकर लाउंज में आकर बैठ गई। बहुत थकी हुई थी। जब मुलाजमा ने उसे देखकर कहा कि उसके लिए बाहर एक पार्सल आया है, वो पूछने लगी कि किसने भेजा है। मुलाजमा ने कहा कि उस पर किसी का नाम नहीं है, बस आपके नाम आया है। कुछ देर तो मेहरू सोचती रही, फिर कहने लगी लेकर आओ। मुलाजमा वो पार्सल ले आई तो उसे खोलकर मेहरू के तो होश ही उड़ गए। मेहरू की रंगत फीकी सी पड़ गई। झट से पार्सल उसके हाथ से गिरा था। ये जिसकी भी हरकत ही निहायत घटिया थी। सफेद रंग का कफन का कपड़ा था जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे और एक चिट पर लिखा हुआ था फवाद के लिए शादी का तोहफा। मेहरुनिसा इस कदर बदहवास हुई कि सांस घुटने लगा। आखिर कौन शख्स था वो दिल दहला देने वाले पार्सल भेज रहा था। मुलाजमा मेहरू की हालत देखकर परेशान हुई थी। वो बुरी तरह कपकपा रही थी। उसे बाहर फेंक दो। फवाद के अलावा किसी का भी पार्सल तुम वसूल मत करना। मेहरू ये कहकर अपने कमरे में चली गई। जरूर ये उसके किसी प्रस्ताव ने अपनी जलन निकालने के लिए भेजा था। बहुत से नौजवान लड़कों को मेहरू की शादी का सुनकर सदमा हुआ था। न जाने क्यों वह बदहवास सी हो रही थी। पेशानी पर बार बार अर्क आलूद होने लगी थी। तबीयत जब बहुत घबराने लगी तो नीचे अपनी वालदा के पास आके कहने लगी कि इस कार फवाद का कोई सदका उतार देना। जाने क्यों शादी का सोचकर उसे वहम सता रहे हैं। उसकी वालदा ने जब मेहरू को यूं बदहवास देखा तो तसल्ली देने लगी। मेहरू चंदा क्यों परेशान हो? एक हफ्ता रह गया शादी में और तुम रंगत देखो अपनी कैसी पीली पड़ गई है। बस अब तुम बाजार नहीं जाओगी, बाकी का वक्त घर पर गुजारोगी। मेहरू माँ के साथ लग गई। न जाने क्यों रोना आ रहा था। उनकी बात मानते हुए मेहरू ने फवाद से कह दिया कि शादी से पहले वो उससे ना फोन पर बात करेगी और ना ही उससे बात करने की कोशिश करे। एक रात मेहरू सो रही थी जब उसे एक तेज सी खुशबू अपने दांतों में टकराती हुई महसूस हुई। वो चंद लम्हों में होश से गाफिल हुई थी। सुबह जब मेहरू की आंख खुली दोपहर का 1 बज रहा था। अमूमन वो इतनी देर तक सोने की आदी नहीं थी। उठकर बैठी तो उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। न जाने क्यों, लेकिन बावजूद थकन से चूर सा लग रहा था। अपने बालों को खुला देकर उसे हैरत हुई थी, क्योंकि वो रात को ऊंची सी पोनी बांधकर सोई थी। अपने आप से किसी महसूस से कलोन की खुशबू आ रही थी, बहुत ही भीनी भीनी सी, लेकिन चक्कर इतने शदीद किस्म के आ रहे थे कि वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। अपना सर एक हाथ से पकड़े वो वॉशरूम में चली गई। आंखों में नींद का इतना ज्यादा असर था कि वो आंखें बामुश्किल खोल पा रही थी। पहले तो मेहरू ने नल खोलकर ठंडे पानी से मुंह धोया ताकि उसकी हवास कुछ दुरुस्त हो। ठंडे पानी से वो कुछ ख्वासों में आई। फिर ब्रश करके उसने अपने बालों में पोनी बनाई और नीचे किचन में चली गई। मुलाजमा से चाय का कहकर वहीं किचन में रखे गोल मेज पर बैठ गई। मेरी तबीयत में एक बेचैनी सी महसूस कर रही थी। एक कोहनी टेबल पर रखे उसी हाथ से वो अपने सर को दबा रही थी। चाय का कप मुलाजमा टेबल पर रख दिया। नाश्ते का पूछा तो मेहरू ने मना कर दिया। फवाद ने दोबारा मेहरू से बात करने की कोशिश नहीं की थी कि उसकी बात की तायद की थी कि वो अच्छा है कि वो अब बातचीत ना करे। शादी के दिन का कुछ तो चाम बाकी रहे, बाकी के दिन खामोशी से गुजरे थे। मेहंदी के दिन मेहरू ने ऑफ वाइट लहंगे के साथ लाइट पिंक शर्ट पहनी थी। दुपट्टा भी ऑफ वाइट लिया था। फवाद ने सफेद शलवार कमीज के साथ पिंक वेस्ट कोट पहनी थी। दोनों इस वक्त महफिल की जान लग रहे थे। दोनों की यादगार तस्वीर कैमरे में बंद हुई थी। ये फंक्शन नियाज साहब ने अपने बंगले के वसी लॉन में मुनकिद किया था, जो किसी भी बैंक्वेट से कम नहीं लग रहा था। कई कैमरामैन बुलाए गए थे जो मुख्तलिफ अंदाज से दोनों के पोज बनवाकर तस्वीरें ले रहे थे। मेहरू का चेहरा खुशी से धमक रहा था। फवाद की हल्की फुल्की दिल लुभाने वाली सरगोशियां मेहरू को शर्माने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन यकदम पूरे हॉल की लाइट्स बंद हुई। इतना घुप अंधेरा छा गया कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर लाइट को क्या हुआ, शोर उठने लगा। किसी ने मेहरू को अपने हसार में जकड़ा था। एक जानी पहचानी सी कलोन की खुशबू उसे इस शख्स से आने लगी जो उसे अपने हसार में मुकीद कर चुका था।
कान के करीब होकर बोला, मैंने तुम्हारे कमरे में बारात पर पहनने के लिए अपनी पसंद का जोड़ा रख दिया है, कल वही पहना। इट्स माई रिक्वेस्ट मेरी जान। इस बार उसने बिना आवाज निकाले बड़े धीमे से कहा। फिर यकदम वो उसकी गिरफ्त से आजाद हुई थी। उसी लम्हे लाइट्स भी ऑन हुई थी। लोग अभी यही संभल और समझ नहीं पाए थे कि लाइट्स को हुआ क्या था। फवाद जरा सा फासले पर खड़ा था, फिर महरू को देखकर मुस्कुराने लगा। महरू को ये उसका कोई ड्रामा फवाद का रचाया हुआ लग रहा था, इसलिए वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। रस्म खत्म हो चुकी थी, इसलिए महरू को खाना खिलाने के लिए उसकी सास और उसके ससुराली रिश्तेदारों के साथ बिठाया गया। फिर खाने के बाद फवाद और बाकी के मेहमान भी जाने लगे। फवाद के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट और सबकी नजरों से बचकर फ्लाइंग किस महरू को देना महरू को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। जिस तरह के वो बेताबियां दिखा रहा था, महरू के दिल की रफ्तार बढ़ने लगी थी। जब वो अपने कमरे में आई तो एक गिफ्ट पैक मौजूद था जो कि खासा बड़ा था। महरू ने मुस्कुराते हुए वो पैक खोला। इस कदर हसीन और कीमती जोड़ा था कि वो देखकर महरू कुछ सानिया में आंखें झपकना भूल गई थी। इस जोड़े की कीमत कम से कम भी 10 लाख से कम नहीं थी। हालांकि जो जोड़ा फवाद के साथ पसंद करके आई थी वो 2.5-3 लाख का था। इसी में जेवरात भी मौजूद थे, लेकिन थे कुछ पुराने जमाने के, जैसे किसी के खानदानी हो, बड़े बड़े सहारों वाले झुमके, रानी हार। लेकिन चमक इस जेवरात की ऐसी थी कि अभी नए सिरे से पॉलिश करवाए हों। महरू के बारात से मैचिंग हील वाले सैंडल, कांच की चूड़ियां, सब कुछ इसमें मौजूद था। यहाँ तक कि जिस पॉलर से उसे दुल्हन बना था उसका अपॉइंटमेंट लेटर तक मौजूद था, जो काफी नामवर पॉलर था। हालांकि जब महरू ने फवाद से पूछा था कि वो दुल्हन किस पॉलर से बनेगी, तो फवाद ने लापरवाही दिखाते हुए कहा था कि ये काम लड़कियां बेहतर जान सकती हैं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। तुम जहां से चाहो तैयार हो जाओ, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ और याद नहीं रहना चाहिए। और अब एक जाने माने पॉलर की पेशशुदा रसीद भेजी थी। दुल्हन बनने से पहले उसकी पेमेंट अदा हो चुकी थी। इस पर टाइमिंग लिखी थी कि कब उसे पॉलर पहुंचना है। हालांकि 4 दिन पहले ही उसकी सास महरू के बारात का जोड़ा और दीगर अशिया दे गई थी। पॉलर के लिए भी 1-2 अच्छे मुनासिब पॉलर बता चुकी थी, लेकिन महरू को 2-4 दिन पहले वाली हर चीज, आज के गिफ्ट पैक से निकलने वाली हर चीज के सामने हेज लग रही थी। वो मुस्कुराने लगी। तो छुपे रुस्तम भी हैं आप फवाद, इतना कीमती तोहफा मेरे लिए, वो भी इस खूबसूरत अंदाज से। हाउ रोमांटिक, आई लव यू सो मच। महरू को नए सिरे से फवाद पर प्यार आया था, बल्कि बहुत टूट कर आया था। सजीला अगले रोज सीट पर मौजूद थी। अपनी साथी अदाकारों को वो रिंग दिखा रही थी जो उसने जबरदस्ती जकी से अपने हाथ से पहनवाई थी। जकी सेट पर पहुंचा तो सजीला मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़कर उसके गले लग गई। हाय जकी डियर। जकी ने उसके दोनों हाथ पकड़ कर उसे जुदा किया। प्लीज सजीला, ये सेट है और यहाँ हम काम करने के लिए आते हैं। जकी के रूखे लहजे की भी सजीला ने परवाह नहीं की। ओ कम ऑन जकी, कल जिस रोमांटिक अंदाज से तुमने मुझे प्रपोज किया है, रिंग पहनाई है, इसके बाद आज ये अनरोमांटिक सा रवैया, दिस इज नॉट फेयर स्वीट हार्ट। जकी के साथ कदम से कदम मिलाती वो शूट तक पहुंची थी। जकी कैमरे के सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। सीन के मुताबिक सजीला को एक मजलूम लड़की का सीन शूट करना था जिसके साथ उसकी मुमानी जुल्म करती है, काम करवाती है, खाने को भी ठीक से कुछ नहीं देती। लेकिन सजीला का वही हुलिया था, वही बनावटी सी अदाकारी। पहला शॉट मुकम्मल होते ही जकी ने कैंसिल कर दिया। नो सब कुछ ड्रामा ही लग रहा है। जलाल, पहले तो सजीला का मेकअप जरा काम करो, आंखों का काजल बिल्कुल साफ करो, हो सके तो आंखों के गिर्द कुछ डार्क सा कर दो ताकि लगे इस पर जुल्म होता है। और हाँ, लिपस्टिक बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जकी ने बड़ी संजीदगी से मेकअप मैन को हिदायत दी। जकी अब फाजिल की तरफ आ गया। तुम भी कुछ चेहरे पर बेबसी सी लाने की कोशिश करो यार। जब सजीला ही रोने वाले डायलॉग्स पर धीमा धीमा मुस्कुराएगी तो मैं कैसे अपने एक्सप्रेशंस कायम रख सकता हूँ। फाजिल ने साहब को इससे कहा। वहाँ एक लड़की और मौजूद थी जो सजीला की मुमानी की बेटी का रोल अदा कर रही थी। वो मेन एक्टर नहीं थी, एक्स्ट्रास में उसका शुमार होता था। लेकिन अब तक किए जाने वाले सीन में जकी को इस लड़की को ज्यादा समझाना नहीं पड़ा था। वो फौरन से समझकर वो सीन बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करती थी जैसे जकी चाहता था। अपने सीन में हकीकत का रंग भरना इस लड़की को खूब आता था। चेहरे से लगता था कि इस मजबूरी के तहत काम करिए, क्योंकि रोने वाले सीन और डायलॉग्स पर वो जैसे तासरात देती थी, लगता था वो एक्टिंग नहीं कर रही बल्कि सच में रो रही है। सजीला ने ये सुनकर मेकअप ना होने के बराबर करना पड़ेगा मुंह के जाविये बिगाड़े थे। 3 से 4 बार भी सजीला वो शॉर्ट करने में जकी की ख्वाहिश के मुताबिक पूरी नहीं उतर रही थी। कई बार वो सजीला को समझा चुका था लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। युसरा भी बार बार के रीटेक से तंग आ गई थी। बार बार घड़ी भी देख रही थी कि कब ये सीन कंप्लीट हो और वहां से जाए। इस बार भी सजीला की अदाकारी देखकर जकी ने रीटेक कहा और कुर्सी से उठकर उसके पास आ गया। मुझे समझ नहीं आता, तुम एक मिडिल क्लास लड़की होने का सीन प्ले कर रही हो और अदाएं तुम्हारी सारी एक मॉडर्न लड़की जैसी है। एक बनावट सी क्यों है तुम्हारे हर अंदाज में? जकी अब जिद सा होकर बोला। कर तो रही हूँ जकी, मेरी ऐसी ही एक्टिंग पर दुनिया मरती है, लेकिन तुम हो के
युसरा कम ऑन प्लीज, आप ये सीन फाजिल के साथ आप प्ले करें और तुम सजीला यहाँ खड़ी होकर देखो। जकी ने सजीला की बात को नजरअंदाज करके एक्स्ट्रा एक्टर के तौर पर लाई जाने वाली लड़की को मेन रोल पर खड़ा किया था। सजीला तो तब कर रह गई थी, युसरा भी मुतजब्जब का शिकार हुई थी। सर मैं ये कैसे रोल कर सकती हूँ, ये तो मैम पर ही सूट कर सकता है। युसरा कुछ घबराई हुई सी थी, फिर सजीला के तने हुए चेहरे को देखकर समझ गई कि वो गुस्से में खड़ी है। मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ तुम वो करो। युसरा फाजिल के सामने खड़ी हो। जो मुकालमात सजीला के थे वो युसरा ने दोहराने शुरू कर दिए। चेहरे के अतार चढ़ाव और उस पर फैली बेचारगी सीन के हिसाब से बहुत जबरदस्त तरीके से वो सीन कर गई थी। जकी भी उसे दाद दिए बगैर रह नहीं सका था। तालियां बजाता हुआ वो युसरा के पास है। वेल डन युसरा, जबरदस्त, एक दिन तुम जरूर बड़ी एक्टर बनोगी। जकी ने खुश होकर उसकी हौसला अफजाई की। थैंक यू सर। युसरा ने मशकूर नजरों से जकी को देखा था। सजीला अपनी जगह खड़ी गुस्से से लाल पीली हुई थी, फौरन वहां से चली गई। फाजिल उसे पुकारता रह गया लेकिन वो रुकी नहीं थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए मुसलसल ये सोच सोच कर अपना खून जलाती रही कि जकी को उसी में ऐब ही क्यों नजर आते हैं जिन अदाओं पर उस पर दुनिया मरती है, उसे वो सब भी बनावटी लगता है। और वो 2 टके की लड़की युसरा, उसे भला क्या पता एक्टिंग क्या होती है। और जकी ने उसे मेरे मुकाबले खड़ा कर दिया। उसे गुस्से के मारे सजीला का चेहरा सुर्ख होने लगा था। घर जाकर भी वो नौकरों पर बुरे तरीके से चिल्लाने लगी थी। इश्तियाक साहब को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो जकी को हशमगीन नजरों से देखने लगे। बाबा प्लीज, उसे इतना सर चढ़ाने की जरूरत नहीं। आपके कहने पर मैंने चुपचाप उसकी अनापरस्त लड़की की जिद पूरी की है, लेकिन मैं एक्टिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। रहने दे उसे 2 दिन उसके घर पर। दिमाग दुरुस्त होगा तो खुद ही कास्ट सेट पर आ जाएगी। और उस 2 दिन में तुम क्या करोगे? युसरा और बाकी एक्टर्स के सीन शूट कर लेंगे बाबा। वो 2 दिन तक किसी ने सजीला से रब्ता नहीं किया। हालांकि उसे लगा था कि इश्तियाक साहब हर बार की तरह इस बार भी उसकी मेहनत करेंगे, लेकिन उनकी भी कोई कॉल नहीं है। 2 दिन बाद वो खुद सेट पर पहुंच गई थी। इश्तियाक साहब इस बार बहुत लिए दिए अंदाज अपनाए हुए थे। इससे पहले कि सजीला जकी की उनसे शिकायत करती, वो पहले बोल पड़े। देखो सजीला, मैंने तुम्हारे कहने पर जकी को प्रेशराइज करके तुमसे मंगनी करने पर मजबूर किया है, लेकिन अब तुम जरा सी बात पर यूं नखरे दिखाओगी तो ये भूल है तुम्हारी कि वो तुम्हारे नखरे उठाएगा। फिर एक्टिंग के मामले में मैं उसकी ये आदत तो मुझे भी बहुत पसंद है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता जब तक ये सीन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा ना हो जाए। और ये बात एक डायरेक्टर की कामयाबी के लिए बहुत अहम होती है। इसमें तुम्हें ही जकी को फॉलो करना चाहिए। इश्तियाक साहब की बात सुनकर वो खामोश हो गई थी। फिर जकी से कोई तकरार नहीं की, लेकिन जकी जब भी इस पर युसरा को अहमियत देता वो अंदर ही अंदर सुलग सी जाती थी। युसरा अपनी 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। वालिद के इंतकाल के वक्त उसने बीए किया था। भाई कोई था नहीं, इसलिए सारी जिम्मेदारी युसरा पर आ चुकी थी। वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। पहली तरजीह उसने जॉब करने को ही दी थी, लेकिन बिना सिफारिश के और आम से बीए की कोई वैल्यू नहीं थी। अच्छे और मयारी स्कूल में भी एमए तक की इंग्लिश क्वालिफिकेशन की डिमांड थी और आम स्कूलों में टीचर की सैलरी बहुत कम थी। और युसरा की जरूरियात बहुत सारी। बहनें जेर तालीम थी, वालदा अनपढ़ थी, बस सिलाई ही जानती थी, लेकिन इतनी कम आमदनी से गुजर बसर मुश्किल था। युसरा देखने में खूबसूरत ही जानती थी कि अगर उसे शॉर्टकट में पैसा कमाना है तो वो मीडिया का ही रास्ता रह जाता है, इसलिए पहले मॉडलिंग की तरफ आई। खूबसूरत थी इसलिए सिलेक्शन में मुश्किल नहीं हुई थी। पैसा अच्छा मिलने लगा तो वालदा ने पहले तो बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर चुप हो गई। जानती थी कि जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, जिसकी खातिर एक बेटी की इज्जत की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी ताकि बाकी 3 इज्जत की जिंदगी जी सके। 3 बेटियों के तन को ढांपने के लिए एक बेटी को बेपर्दा होना पड़ेगा, क्योंकि बेवा से हमदर्दी हर कोई करता है, लेकिन उसके घर की कफालत कोई नहीं उठाता। पहले खाने बनाकर पैसे कमाने का भी सोचा, लेकिन हजारों का खाना जाया होने लगा। सारी जमा पूंजी बर्बाद हो गई थी। बल आखिर युसरा को ये बोल्ड स्टेप लेना पड़ा। मॉडलिंग से ही युसरा को ड्रामे में छोटे मोटे सीन की ऑफर होने लगी। हीरोइन बनने के लिए बहुत कड़ी आजमाइश थी जो युसरा देने को तैयार नहीं थी। मॉडलिंग में भी उसने डिमांड के लिहाज से ड्रेस जरूर पहने थे, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा उसने अभी तक नहीं किया था। और एक्टिंग में भी हीरोइन की बजाय एक्स्ट्रा बनने को तरजीह दी थी। चाहती थी कि जब तक वो अपना दामन बचा सकती है बचाए रखे। वैसे तो औरत के लिए घर की चारदीवारी से निकलकर काम करने वाला हर पेशा ही गैर महफूज है। लड़कियों को हर लाइन में हरासा किया जाता है, लेकिन मीडिया तो खुल्लम खुल्ला आजाद था। कोई लड़की इज्जत से भी काम कर रही हो तो लोग उसे शाकी नजरों से ही देखते हैं। मॉडल और एक्टर मुकम्मल तौर पर पब्लिक प्रॉपर्टी समझी जाती हैं। जिसे जैसे चाहो देखो, जैसे चाहो कह दो, कोई लिहाज और इज्जत नहीं। युसरा ने भी खुद को ढीठ कर लिया था। मंचलों के कसने वाले जुमलों पर कान धरने से छोड़ दिए थे, क्योंकि हर माँ बहनों की फीसें भरनी थी। भूख लगने पर सबको रोटी चाहिए थी। लेक्चर से कभी पेट नहीं भर सकते, इसके लिए 2 रोटी ही चाहिए होती है। जानती थी जल्द से जल्द बहनें किसी काबिल हो जाएंगी तो वो इस दलदल से निकल आएगी।
लेकिन हीरोइनों के नखरे और एटीट्यूड ऐसे थे कि वो एक्स्ट्रा को अपना गुलाम समझती थी, एक हद तक बड़ी नज़र से इन्हें देखती थी। और सजीला तो इस वक्त मीडिया में उफक पर चमकने वाला चांद बनी हुई थी। उसकी नज़रें हर वक्त सातवें आसमान पर रहती थी। रुसरा को देखकर तो वो मुंह के जाविये बिगाड़ने लगती थी, क्योंकि वो चादर ओढ़कर सेट पर आती थी और वापस भी चादर ओढ़कर ही जाती थी। अपने चेहरे से मेकअप भी अच्छे से धोकर जाती थी। जकी अब तक पहला डायरेक्टर था जिसने उसकी एक्टिंग की तारीफ की थी। वो बहुत खुश थी कि किसी ने तो उसकी इस खूबी को सराहा, वरना तो वो सब खूबसूरती को ही दाद देते थे। महरू वक्त मुकर्ररा पर पार्लर पहुंच गई थी, जहां इस वक्त दुल्हन बनने वाली वो अकेली ही थी। उसे कुछ हैरत भी हो रही थी। जितना बड़ा इस पार्लर का नाम था, 1 महीना पहले लड़कियां अपना नाम लिखवाती थी, और जितना बड़ा उनका स्टाफ था, बैग वक्त 10-12 दुल्हनें वहां तैयार होती थी। लेकिन इस हॉल में 15 स्टाफ की लड़कियों की मौजूदगी में वो सिर्फ अकेली वहां दुल्हन बनने के लिए मौजूद थी, और वो सब लड़कियां जैसे उसकी मुंतजिर थी। वहां की हेड बड़ी खुशउस्लूबी से महरू से मिली, फिर उसने 2-3 लड़कियों को अपने पास रोक लिया और बाकी लड़कियों को छुट्टी दे दी। फिर महरू से कहने लगी कि ये सब यहाँ के सीनियर स्टाफ में से हैं। मैम, सर का खास हुक्म था कि उनकी दुल्हन को किसी नई और कम तजर्बाकार के हाथों ना आजमाया जाए। वहां की हेड ने मुस्कुराकर कहा। महरू के चेहरे पर मुस्कान सी सज गई थी। कैसा अजीब शख्स है ये फवाद भी, कैसे कैसे सरप्राइज दे रहा है, कैसे पानी की तरह मुझ पर पैसे बहा रहा है। खुद पर वो जितना भी नाज करती इतना ही कम था। हाथों की मेहंदी से वो सजना शुरू हुई थी। हर चीज वहां ब्रांड की थी। 5 घंटे की मेहनत के बाद वो खुद को आईने में देखकर दंग सी रह गई। जितनी हसीन वो इस वक्त लग रही थी, कुछ पल तो महरू को भी अपना आप नहीं लग रहा था। लगता था किसी सल्तनत की हसीन शहजादी है, या फिर वो सिंड्रेला है जिस पर जादू की छुरी घुमाई गई हो और वो मलका बनकर खुद को बड़ी ही महवियत से देख रही थी। फवाद के नाम से दिल धड़क उठा। उसकी नजरों की बेताबी का सोचकर एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पर सजी थी। मैम, आपके लहंगे पर ये ऊन के धब्बे कैसे हैं? वहां के स्टाफ में से एक लड़की ने उसके दुपट्टे पर आखिरी पिन लगाते हुए पूछा। कैसे ऊन के धब्बे? ये तो बिल्कुल लेट्स डिजाइन का बिल्कुल नया ड्रेस है, महरू ने नागवारी से जवाब दिया। लेकिन मैम, ओहो फरीदा, तुम क्या टो में लग जाती हो? चलो जाकर मैम के लिए जूस लेकर आओ जो सर ने भिजवाया था। हेड ने अपनी मातहत को डांट कर वहां से भेज दिया। फिर एक जूस का गिलास महरू को पेश किया गया। मैम, आप कब से भूखी हैं, इसलिए ये जूस सर ने हाथ आपके लिए रखवाए थे ताकि आपको प्यास लगे तो आपको सादा जूस ना पीना पड़े। ये ब्रांड की है मैम। हेड ने फरीदा के हाथ से वो गिलास लेकर खुद उसे पेश किया था। महरू घूंट वो जूस पीने लगी। सुनो, रोने से मेकअप तो खराब नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं जितना भी कंट्रोल कर लूं रुखसती के वक्त मेरे आंसू नहीं रुकेंगे। महरू की बात सुनकर वो हेड हाथून हंसने लगी। नो मैम, ये वाटरप्रूफ मेकअप है। सर ने भी यही ताकीद की थी कि मेरी वाइफ बहुत छोटे से दिल की है, रोएगी बहुत, इसलिए मेकअप खराब नहीं होना चाहिए। हमने उनकी हर बात को मद्देनजर रखकर ये आपको सजाया है। रोने से आपका काजल तो बिल्कुल नहीं फैलेगा। महरू मुस्कुराने लगी। बाहर अपनी गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो खड़ी होगी। ओके मैम, अल्लाह हाफिज, वो खातून मुस्कुराकर बोली तो महरू तेज कदम उठाते हुए बाहर चली। गाड़ी उसकी थी, लेकिन न जाने ड्राइवर ने चेहरे पर काला कपड़ा क्यों लपेट रखा था। उसका चेहरा छुपा सा हुआ था। वो बैक सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे ही दरवाजा बंद किया, गाड़ी फुल स्पीड से चली गई। लेकिन महरू को बाद में एहसास हुआ कि वो उसकी गाड़ी नहीं थी। हॉर्न वैसा ही था, गाड़ी का रंग और मॉडल तक वही था, लेकिन गाड़ी वो नहीं थी। इससे पहले कि वो कुछ और वोरो होश करती, उसे गनूदगी सी छाने लगी। सर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। महरू पल में होश से बेगाना हुई। मैनू निशा का ड्राइवर जब उसे लेने पार्लर पहुंचा तो वहां से मालूम हुआ कि वो तो आधा घंटा पहले ही जा चुकी है। ड्राइवर ने पूछा किसके साथ, तो जवाब मिला कि ऐसी एक गाड़ी आई थी, वो खुद उसमें बैठ कर गई है। अब ये नहीं मालूम कि किसके साथ गई है। ड्राइवर के घर पहुंचकर नियाज साहब को यह खबर दी। नियाज साहब ने तो गुस्से और शैतान में आकर ड्राइवर का ही गिरबान पकड़ लिया कि तुम मेरी बेटी को कहाँ छोड़ आए हो बारात के लिए। वो सब हॉल जाने के लिए घर से निकलने वाले थे कि ये क़यामत उन पर टूट पड़ी। ज़ेबू निशा और उसकी वालदा तो दिल थाम कर वहीं सोफे पर बैठ गए। समीर नियाज साहब के साथ दोबारा पार्लर पहुंच गया। वहां जाकर बहुत शोर शराबा किया, लेकिन उनके कैमरे में सारी वीडियो मौजूद थी। महरू निशा खुद गाड़ी में बैठी थी, बस ड्राइवर की शक्ल इस वीडियो में नजर नहीं आ रही थी। देखने में यही लग रहा था कि गाड़ी उनकी है, लेकिन गाड़ी का नंबर स्लग था। इस नंबर को नोट करवाकर फौरन पुलिस को बताया गया। दूसरी जानिब हर बात से बेखबर फवाद दूल्हा बनकर बारात के साथ निकल चुका था। रास्ते में ही फवाद को समीर की कॉल आई थी। खबर ऐसी थी कि पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सब लोग सीधा नियाज साहब के घर पहुंचे थे। जिस गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया वो खाली एक सुनसान रोड पर मिली थी, जहां
आबादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं था। मेहरुनिसा का फोन बंद था। कॉल रिकॉर्ड में जो नंबर थे सबको ट्रेस किया गया, लेकिन जिस नंबर से मेहरुनिसा को मैसेज आ रहे थे वो नंबर बंद था। आधी रात बीत चुकी थी लेकिन मेहरुनिसा का कुछ पता नहीं चल रहा था। ना किसी से उनकी कोई अनबन हुई थी, ना ही नियाज साहब की किसी से जाती दुश्मनी थी। वो अपनी शादी से बेहद खुश थी, राजी थी। फवाद के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। केस का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। माफ करना नियाज साहब, आपकी बेटी कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं कि जिसे वो 2 रुपए की टॉफी देकर बहलाकर कोई भी ले गया। सीसीटीवी में वीडियो में वो खुद इस गाड़ी में बैठी है। ये अब आम सी बात हो चुकी है। माँ बाप पहले तो बच्चियों के जबरदस्ती रिश्ते तय कर देते हैं, उसके बाद जब वो गुल खिला दे तो अपनी गलती मानने से इनकार कर देते हैं, हमारी जान अजाब में डाल देते हैं। हम अपनी रातें काली करके जब केस की तह तक पहुंचे तो मालूम होता है कि लड़की खुद अपनी मर्जी से अपने यार के साथ भागी थी। एसएचओ ने बिना लिहाज के जुमले बोलने शुरू किए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी ऐसी हरकत नहीं है, उसकी शादी उसकी मर्जी से हो रही थी, वो बहुत खुश थी। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि डैम्पर ने गाड़ी हूबहू हमारे जैसी इस्तेमाल की है ताकि मेरी बेटी धोखे में बैठ जाए। अगर आपने छानबीन का सिलसिला शुरू ना किया तो मैं ऊपर तक जाऊंगा, नियाज साहब ने इस्ताल अंगेज लहजे से कहा। ज़ेमुनिसा और मेहरुनिसा की वालदा का रो रो कर बुरा हाल था। फवाद तो परेशानी के मारे चक्कर काटे जा रहा था। कभी किसी आईजी को फोन किया जा रहा था, कभी किसी असर रसूख रखने वाले को। कुछ ही देर बाद फवाद और नियाज साहब के नंबर पर तस्वीर व्हाट्सएप शो हुई। इस तस्वीर को देखकर वो दोनों ही सांस लेना भूल गए। मेहरुनिसा को जब होश आया तो उसका सर बहुत भारी हो रहा था। आंखों में नींद का असर अब भी बाकी था। बस मुश्किल ही वो उठ कर बैठी। आंखें बमुश्किल खोली तो सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। कमरा बहुत कुशादा सा था। एसी ऑन था। कमरे में की हर चीज महरू को डबल दिखाई दे रही थी। वो अपना चकराता सर पकड़कर दबाने लगी तो एहसास हुआ कि वो जेवरात पहने हुए है। फिर नजरें खुद पर पड़ी तो अरूसी लिबास देखकर याद आया कि वो कॉलर से तैयार होकर निकली थी और फिर गाड़ी में बैठी। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। क्या मेरी शादी हो चुकी है? मैं फवाद के कमरे में हूँ। वो ज़ेन पर जोर देकर सोचने लगी, लेकिन फिर भी ज़ेन का वड़का खाली था, कुछ याद नहीं आ रहा था। वो दोबारा से अपने ज़ेन को युकसुई पर रखकर कमरे का जायजा लिया तो याद आने लगा ये कमरा फवाद का हरगिज नहीं है। वो अभी भी इस काबिल नहीं थी कि उठकर खड़ी हो सकती। कमरे में हर चीज नफासत से सजी हुई थी, लेकिन इस वक्त वो कमरे में अकेली थी। इससे पहले कि उठकर खड़े होने की कोशिश करती, कमरे का दरवाजा खुला। एक बड़ी उम्र की हतूल एक गिलास में पानी लेकर उसके पास आई थी। वो औरत भी मेहरुनिसा के लिए अजनबी सी थी। बेगम साहिबा, ये नींबू पानी है, इसे पी ले। बेगम साहिबा, ये नींबू पानी है, इसे पी ले। प्यास तो मेहरुनिसा को लग रही थी, इसलिए गिलास पकड़कर वो एक ही घूंट में पी गई थी। नींबू पानी का जायका खासा तुर्श था, लेकिन प्यास की शिद्दत इतनी थी कि वो तुर्श की परवाह किए बिना ही पानी पी चुकी थी। पानी पीते ही नशे का असर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगा। अब वो कुछ सोचते समझने के काबिल हुई थी। घड़ी पर नजर दुराई तो रात के 3 बज रहे थे। वक्त देखकर उसके सोए हुए तबक आबोताब से रोशन हुए थे। औरत वापस जा चुकी थी, कमरा भी बंद हो चुका था। कहाँ हूँ मैं? मेरी तो आज शादी थी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? फवाद मुझे यहाँ लाया? क्या ये भी उसका कोई सरप्राइज का हिस्सा है? नहीं, वो ऐसा मजाक क्यों करेगा? निकाह से पहले मुझे यहाँ कैसे ला सकता है? मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? वो जेरे लब बड़बड़ा रही थी। फवाद के अलावा कोई दूसरा शख्स उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं था। अब उसे फवाद पर भी गुस्सा आने लगा। मजाक की भी कोई हद होती है? घर में तो सब परेशान हो रहे होंगे। मुझे यहाँ क्यों ले आया? कौन सी जगह है ये? वो उठकर कमरे के दरवाजे के पास आ गई। दरवाजे का नैब घुमाया तो दरवाजा लॉक था। वो दरवाजा खटखटाने लगी। फवाद, ये क्या मजाक है? दरवाजा खोलो। बहुत हो चुके तुम्हारे सरप्राइज। जानते हो आज हमारी शादी है, रात के 3 बज रहे हैं, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। जब हम एक होने ही वाले हैं तो इस किस्म की हरकत का क्या मकसद है? फवाद प्लीज ओपन द डोर यार। महरुआ परेशान सी होने लगी थी। उसके घर वालों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जब दूल्हा दुल्हन दोनों ही गायब होंगे। दूसरे कमरे में बैठा एक शख्स सामने लगी एलईडी पर मेहरुनिसा को दरवाजा खटखटाते हुए देख रहा था। फिर एक लंबी गहरी सांस भरकर रिमोट से एलईडी ऑफ की और उठकर खड़ा हो गया। बहुत इंतजार कर लिया तुम्हारा मिस मेहरुनिसा, और बहुत इंतजार तुम्हें भी करवा लिया। आज तो मुलाकात का दिन है मेरी जान। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। युसरा अपना सीन कर चुकी थी और इस वक्त चाय का वक्त था, इसलिए डाइनिंग रूम से अपना कप उठाकर इस बंगले के लॉन में चली गई जहां वो ड्रामा शूट कर रहे थे। सब लोग डाइनिंग रूम में चाय पी रहे थे जब जकी वहां पहुंचा। सिर्फ आधे घंटे के वक्फे के बाद फिर से शूट करना है, इसलिए जरा चाय घूंट जरा जल्दी बढ़े तो बेहतर है। जकी ने घड़ी देखते हुए कहा, डायरेक्टर साहब आप इतनी गर्म चाय हलक से तो उतरने से रही, कहीं बर्फ तो डालकर पी लें। कहें तो बर्फ डालकर पी लें। फाजिल ने जल कर कहा। सुबह से शाम हो गई थी और जकी इन्हें छुट्टी देने को तैयार ही नहीं था। कह रहा था आज चाहे रात हो जाए और ड्रामे का आखिरी सीन शूट किए बिना किसी को जाने नहीं देगा।
दोपहर का खाना भी शूटिंग के चक्कर में गोल हो चुका था, इसलिए शाम की चाय पर जकी ने हासा एहतमाम कर डाला। फाजिल ने एक हाथ में समोसा था और दूसरे हाथ में चाय का कप, मुकालमात बोल बोल कर हल्क खुश्क हो चुका था। इस पर जकी से वक्त की पाबंदी का सुनकर वो तलमला सा गया था। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मुस्कुराकर जकी ने फाजिल को और भी तपाया और अपनी चाय का कप उठा लिया। वहां बैठे सब लोग ही हंसने लगे। ये युसरा कहाँ है, नजर नहीं आ रही जकी को। वहां बस एक ही युसरा ही मिस लग रही थी, गायब लग रही थी। बैठी होगी किसी कोने में उदास पंछी की तरह, सजीला ने तंजियादार से कहा। जकी कप उठाए वहां से बाहर निकल गया। सजीला जो फाजिल के बराबर में बैठी थी, उसे लगा था जकी फाजिल को उठाकर सजीला के बराबर बैठेगा, लेकिन वो जुसरा का पूछकर डाइनिंग रूम से ही बाहर निकल गया। फाजिल की नजर साथ बैठी सजीला पर पड़ी। वो कमरे के दरवाजे पर जमी हुई थी जहां से जकी बाहर निकला था। फाजिल सजीला के चेहरे पर नागवाड़ी देखकर बोला, नजर रखो अपने हीरो पर, आजकल बहुत युसरा युसरा कर रहा है। फाजिल ने सजीला के बुझे चेहरे को देखकर एक और तीर बरसाया। सजीला ने एक नजर उस पर डाली। बको मत, मैं कहाँ और वो कहाँ, मेरा इस छोटी और थर्ड क्लास एक्स्ट्रा से भला क्या मुकाबला है। सजीला का वही नहुवत बड़ा लहजा था, आंखों में वही गरूर और रूनियत थी। ये जो डायरेक्टर होते हैं ना, सजीला चील की आंख रखते हैं, बस जो इनकी नजर में एक बार भा जाए उसे आसमान की चोटी पर बिठा कर रख देते हैं। और बुरा मत मनाना सजीला, युसरा बेशक एक छोटी एक्ट्रेस है, लेकिन बंदी में बात तो है, अपने सीन में जान डालनी आती है उसे। बिना मेकअप के भी फाजिल की बात ने सजीला की जान और भी जलाकर रख दी थी। दूसरी तरफ जकी युसरा को ढूंढता हुआ लॉन में जा पहुंचा था। उसके पास आकर खड़ा हो गया और वो पौधों पर बैठी एक खूबसूरत तितली को देख रही थी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आप अकेली यहाँ क्यों खड़ी हैं? चाय का सिप लेते हुए जकी ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जकी की आवाज पर वो कुछ गड़बड़ा सी गई थी, उसे फौरन से खड़ी होगी। सर, वो जकी को देखकर वो मुतजब्जब से हुई थी। मुझे सिर्फ चाय ही पीनी थी, इसलिए सोचा लॉन में पी लूं। ये कहकर वो घड़ी हर वक्त देखने लगी। अभी 15 मिनट बाकी हैं सर, मैं मुकर्ररा वक्त पर आपको शूट पर ही मिलूंगी। युसरा समझी वो उसे शूट के लिए कहने हैं। आपकी बात का तो सीधा सा मतलब ये है कि युसरा मैं यहाँ से चला जाऊं। जकी उसे जरीक नजरों से देख रहा था, तो उसे अपने पहले सीन की अदाकारा से ही मुतासिर कर चुकी थी। नो सर, मैं तो बस ये कह रही थी कि अभी 15 मिनट बाकी हैं। वो भी हंसी बुखला सी गई थी। क्या हम यहाँ दोनों इस खूबसूरत सी तितली को देखते हुए चाय नहीं पी सकते? जकी की बात सुनकर हैरत और बदहवासी एक साथ उस पर छाई थी। जी बिल्कुल पी सकते हैं युसरा, मैं इंसान हूँ और शूट के अलावा बहुत नरम मिजाज हूँ। आपको मुझसे यूं घबराने की जरूरत नहीं है। टेक इट इजी, आप मुझसे सुकून से भी बात कर सकती हैं। इस वक्त आपका सर नहीं हूँ, जकी हूँ। सर, मैं ठीक 10 मिनट बाद बनूंगा। जकी के मुतवाजन से लहजे और दोस्ताना अंदाज पर वो कुछ नॉर्मल सी हो गई। बस मुझे शोरगुल ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ लॉन में आ गई। आप भी मेरी तरह तन्हाई पसंद है? लोगों से ज्यादा फूलों, तितलियों और परिंदों में रहकर खुश होती हैं। जकी की बात और मुबहिमसा मुस्कुराई थी। हम ऐसे शो कहाँ पाल सकते हैं सर? हाँ, तन्हाई पसंद हूँ। जब मौका मिले तो वक्त को अकेले गुजारना अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी में इतनी जिम्मेदारियां हैं कि एक तन्हाई ही नहीं मिलती फुर्सत के लम्हात में। चाय आखिरी घूंट पीते हुए युसरा ने कहा। आंखों में एक अजीब सी यासियत थी। कुछ पल तो वो युसरा को बड़े गौर से देखने लगा। बड़ी अलग सी लड़की थी, संजीदा सी, सुलझी हुई। युसरा ने एक नजर जकी की तरफ देखा। जब उसे खुद पर नजरें जमाए देखा तो वो कुछ गड़बड़ा सी गई। सर, 10 मिनट हो चुके हैं, युसरा ने घड़ी देखते हुए कहा। जकी ने अपनी नजरें उससे हटा ली। हाँ चलो, आज वैसे भी ये ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद तुम्हारा क्या इरादा है? साथ चलते हुए युसरा से पूछने लगा। जाहिर है सर, किसी नए ड्रामे की तलाश पर लग जाऊंगी। हमें कौन सा लाखों मिलते हैं जो चंद माह घर बैठकर खा सके। युसरा की बातों से जकी समझ गया था कि वो यहाँ खुशी से नहीं, किसी मजबूरी के तहत आई है। मेरे नेक्स्ट ड्रामे में काम करोगी एज अ हीरोइन? जकी के इस जुमले ने युसरा के कदम वहीं जमाए थे। वो वहीं रुक गई। जकी ने हैरत से जकी को देखने लगी। जकी चंद कदम उससे आगे बढ़ गया था, लेकिन जब युसरा को अपने साथ नहीं पाया तो पलटकर उसे पीछे देखकर इस्तफामिया नजरों से देखने लगा। सर, आपने अभी क्या कहा है मुझसे? युसरा को लगा उसने गलत सुना है। जकी उसकी हैरत से खुली बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मुस्कुराने लगा। वही जो तुमने सुना है, मैं तुम्हें अपने ड्रामे में एज अ हीरोइन लेना चाहता हूँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। युसरा उसे जाते हुए हैरत से देख रही थी। इतनी जल्दी इतनी बड़ी ऑफर की तो वो तवक्को नहीं कर रही थी। किसी अननोन नंबर से जो मैसेज फवाद और नियाज साहब को मसूल हुआ था वो महरू का निकाहनामा था। गवर्नमेंट के स्टैंप के साथ तारीख 15 दिन पहले की मौजूद थी। इस पर ना फवाद यकीन करने को तैयार था और ना ही नियाज साहब। पुलिस वाले ने इन्हें मोबाइल में देखते यूं ही गुमसुम देखा तो पूछने लगा, मोबाइल में ऐसा क्या आ गया नियाज साहब जो आपकी बोलती ही बंद हो गया? मुझे लगता है आपकी साहबजादी ने अपना निकाहनामा भेजा है।
ये कहकर एसएचओ ने नियाज साहब के पास खड़े कर उनका मोबाइल देखा तो मुस्कुराने लगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, हम पुलिस वालों की चील की नजर होती है, उड़ती चिड़िया के पर तक गिन लेते हैं। अब तो आपकी तसल्ली हो गई है ना, हमें भी इजाजत दें। आप नियाज साहब बेजान सा होकर सोफे पर बैठ गए। ज़ेबूनिसा कहने लगी, मेहरुनिसा ऐसा नहीं कर सकती, वो फवाद को बहुत चाहती थी, मैं जानती हूँ। हाय मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। मेहरू की वालदा रोते हुए बोली, क्या खबर, अपनी मर्जी से ही भागी हो, सारे सबूत तो यही कह रहे हैं। फवाद की वालदा ने नागवारी से कहा, अम्मी प्लीज, मेहरू ऐसी हरगिज नहीं है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, ये कोई बहुत खतरनाक चाल चली गई है हमारे साथ। मैं मेहरू पर शक कर ही नहीं सकता। फवाद को अब भी मेहरू पर यकीन था, कभी ऐसी कोई बात उनके दरमियान हुई ही नहीं थी कि फवाद शक भी करता। मेहरू की आंखों में अपनी मोहब्बत वो साफ देख चुका था। रोज वो बातें करते थे, अपना हनीमून तक प्लान कर चुके थे। बहुत सी बातें उनके दरमियान ऐसी हुई थी जिसमें शादी के हवाले से दोनों की बेताबियों का जिक्र भी हुआ था। फवाद ये सोच भी नहीं पा रहा था कि मेहरू इसके अलावा किसी को भी चाह सकती है। परेशान ये था कि सब मेहरू के साथ किया किसने और क्यों, यही सवाल इस वक्त मेहरू के दिमाग में भी घूम रहे थे। कमरे का दरवाजा खुला, मेहरू एकदम पीछे हटी, लेकिन सामने इस जर्नलिस्ट को देखकर मेहरू को जितनी हैरत होती उतनी ही कम थी। तुम? मेहरू उसे देखकर हैरत और गुस्से से मिले जुले जज्बात से बोली। वो दिलफरेब सी मुस्कुराहट लिए अंदर दाखिल हुआ। हाँ, मैं तुम्हारा आशिक, तुम्हारा दीवाना, तुम्हारा परस्तार। वो बड़ी बेतकलीफ से एक कदम उसकी जानिब बढ़ाते हुए कह रहा था। मेहरू अपने कदम पीछे की जानिब लेने लगी। तुमने मुझे किडनैप किया। मेहरुनिसा को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। ना मेरी जान, किडनैप क्यों करूंगा, मैं तो अपनी चीज को अपने पास लेकर आया हूँ जिस पर अब सिर्फ मेरा हक है। ये कहकर उसे मेहरुनिसा का हाथ पकड़ा था, मगर अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ मेहरुनिसा ने इस जर्नलिस्ट के मुंह पर मारा था। हाउ डेयर यू टच मी ब्लडी। मेहरू गुस्से से बिछड़े कहकर बस इतना ही बोली थी कि एक थप्पड़ उसके भी चेहरे की जीनत बना। शट अप, अगर मेरे साथ बकवास करने की कोशिश भी की तो, उसने लहू रंग आंखों से उसे घूरते हुए कहा। मेहरू इतने गुस्से में थी कि थप्पड़ की परवाह किए बिना बोली, क्या समझते हो तुम 2 टके के जर्नलिस्ट होकर मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? मेहरुनिसा नियाज को अगर अपनी हैरियत चाहते हो तो। इससे पहले कि मेहरू उसे कुछ और कहती, वो उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। 2 टके का जर्नलिस्ट? हाँ मिस मेहरुनिसा नियाज, ये 2 टके का जर्नलिस्ट तुम जैसी मगरूर लड़की को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा, और तुम्हारा बाप और उसके असर रसूख मेरा बाल भी बिका नहीं कर सकते। वो हशर करूंगा तुम्हारा कि खुद को पहचान नहीं पाओगी। एक एक लफ्ज वो गुस्से से गुड़ा कर बोल रहा था और एक एक कदम उसकी जानिब बढ़ा रहा था। अगले ही लम्हे उसे अपने सार में ले चुका था। मिस मेहरुनिसा नियाज, तुम्हारी बर्बादी का वक्त आज से शुरू है। कौन है जो मुझे रोक सकता है? यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। उसके कान के करीब वो जहर आलूद लहजे में बोल रहा था। छोड़ो मुझे वरना बहुत पछताओगे। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, तुम शायद जानते नहीं हो। खुद की जान ले लेगा वो तुम्हारी। इस गिरफ्त से वो को छुड़वाने की कोशिश करते हुए गुस्से से बिछड़ी हुई बोल रही थी। आम तो तुम अब हो, खास तो कल सुबह हो जाओगी जब रात मेरी संगत में गुजार चुको। ये बात सुनकर मेहरुनिसा की जान लबों तक आई थी। टिप टिप आंसू बहने लगे थे। इस वक्त खुद को बेबस थी। इस लड़के ने उसे अपनी गिरफ्त से आजाद किया। कुछ सानिये तो मेहरुनिसा यही समझ नहीं पाई कि उसके साथ हो क्या रहा है। देखो तुम जो कोई भी हो, तुम्हें मैं इतने पैसे दिलवा सकती हूँ जितने तुम चाहते हो, लेकिन प्लीज मुझे कुछ ना कहना। मेहरू को लगा कि इस लड़के ने मेहरू को पैसों के लिए किडनैप किया है। मेहरुनिसा की बात सुनकर वो हंसने लगा। पैसा नहीं चाहिए मुझे, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, आशिक हूँ तुम पर। तुम्हारी तहरीरों ने मुझे तुम्हारे इश्क में ऐसा जकड़ा है कि क्या बताऊं तुम्हें। मैंने तुम्हारे हर मॉडल में हीरोइन पर तुम्हारा तस्वुर बांध कर अपने ख्यालों में तुमसे वो सब कुछ किया है जो तुमने लिखा है। ये बात उस लड़के के मुंह से सुनकर मेहरुनिसा पल में पानी पानी हुई थी। उफ, क्या लिखती हो तुम। पता है मेहरुनिसा, मैं एक आम सा लड़का था, सादे से मिजाज का। अगर तुम्हारे नॉवल ना पढ़ता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि रोमांस क्या होता है। ये तो मैंने तुम्हारी तहरीरें पढ़कर जाना। मोहब्बत यूं भी की जाती है, और इस पर लड़कियों के तबसरे पढ़कर तो सोचने पर मजबूर हो गया कि लड़कियां तो ऐसे ही लड़कों को हीरो समझती हैं जो इन्हें यूं किडनैप करके जबरदस्ती उनसे निकाह करे, इन्हें एक पुरानी सी हवेली में ले जाए। वो लड़की पहले तो रोए, तड़पे, हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करे और कहे खुदा के लिए मेरी इज्जत को पामाल ना करो, मेरे माँ बाप इस बदनामी को सह नहीं पाएंगे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो हीरो अपनी हीरो बनती दिखाते हुए इस लड़की से जबरदस्ती निकाह करता है, फिर उसके साथ जिस तरीके से चाहे रिश्ता करता है।
उफ मेहरुनिसा, मैं तो दीवाना होकर रह गया तुम्हारा। ये कहकर वो बड़ी तेज नजरों से उसके ऊपर वजूद पर यूं देखने लगा कि मेहरुनिसा के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। दिल तो यूं आज बंद ही हो जाएगा। और उसके करीब आकर अपना चेहरा झुकाकर उसके चेहरे के मुकाबिल करके बोला, मैं अगर तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता मांगता तब भी वो मुझे इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या है ना मेरी जान, ऐसे लाइफ में कोई ट्विस्ट ही ना आता। ये कहकर खुद सीधा खड़ा हो गया, फिर जेब से चंद कागज निकालकर मेहरुनिसा के हाथ में थमा दिए। ये मेरा और तुम्हारा निकाहनामा है मेरी जान, उसे अच्छी तरह से पढ़ लो। ये सुनकर मेहरुनिसा की रही सही हिम्मत भी खत्म हुई थी। वो पेपर खोलकर पढ़ने लगी। अपने दस्तखत देखकर उसे बड़ी जोर का झटका लगा। ये झूठा निकाहनामा है, मैं ये साइन नहीं किए। मैं भला तुमसे कैसे निकाह कर सकती हूँ, मेरा तुमसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, मेहरुनिसा ने तड़प कर कहा। और वो हंसने लगा। ट्विस्ट मेरी जान, ट्विस्ट, कमाल की लड़की हो यार तुम भी। अपने हर नावल में ऐसे धोखे से ही साइन करवाती हो अपनी हीरोइन से। तुम्हें तो निकाहनामा देखकर समझ आना चाहिए था। मेहरुनिसा ये सुनकर रोने लगी। ये कहानी नहीं है, मेरी जिंदगी है। तुम क्यों एक अफसानी कहानी को पढ़कर मुझे बर्बाद करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, खुदा के लिए मुझे जान दो। मैं फवाद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे माँ बाप लोगों को क्या जवाब देंगे? क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? बेबसी से रोते हुए कहने लगी, बिल्कुल वैसा ही, हाय सेम ऐसा ही सीन मैंने पढ़ा था। उफ मेहरू यार, तुम लिखने के साथ साथ अदाकारी भी बड़ी जबरदस्त कर लेती हो। पता है जब मैंने मेरी जान पढ़ा था तो इस सीन को 40 बार पढ़ा और हर बार तुम्हारा ऐसा रूप इमेजिन किया था। इस पर तुम्हारी बेबसी से बहते आंसुओं में ये मुकालमे, उफ उफ उफ। मेहरुनिसा, तुमने तो लफ्ज ब लफ्ज जुमले अदा किए हैं, कमाल कर दिया आज तुमने। एक बार फिर से को सच में देखकर बहुत मजा आ रहा है। और वो लड़का मेहरुनिसा की बेबसी का तमस्सर उड़ा रहा था, जैसे ये सब कोई ड्रामा हो। मेहरुनिसा ने उसे धक्का दिया और खुले दरवाजे से कमरे से बाहर भागी। मेहरू को अपने पीछे से बस इस नौजवान के कहकों की आवाज आ रही थी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। वो कोई घर नहीं, बहुत बड़ी हवेली थी, पुराने तर्ज की बनी हुई थी। इतने बड़े रकबे पर वो महल नुमा हवेली बनी थी कि कमरे ही कमरे थे। बहुत बड़ा लाउंज सा बना हुआ था। शीशम की लकड़ी के बड़े से सोफे लाउंज में रखे हुए थे, लेकिन देखने से लग रहा था वहां मौजूद फर्नीचर कई साल पुराने जमाने का है। लेकिन वहां मौजूद रखी चीजों की परवाह किसे थी? अपना अरूसी भारी लहंगा संभाल कर मेहरू बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। लाउंज बहुत वसी था, लेकिन वहां कोई भी बैरूनी दरवाजा मौजूद नहीं था। जहां दरवाजे होना चाहिए थे वहां सामने एक दीवार बनी हुई थी। अजीब बात ये थी, बाकी पूरे लाउंज की दीवारों पर पेंट था, लेकिन इस बैरूनी गेट के सामने बनी दीवार पर सीमेंट का प्लास्टर हुआ था, जैसे अभी चंद दिन पहले बनाई गई हो। बैरूनी दरवाजे को जैसे इस दरबार से बंद किया गया, मेहरुनिसा लाउंज के मुख्तलिफ कमरों में जाने लगी। सबकी खिड़कियां खोलकर देखने लगी कि शायद कहीं से बाहर निकल सके, लेकिन खिड़कियों पर लोहे की सुलाहें मौजूद थी। लाउंज के इर्द गिर्द इतने कमरे मौजूद थे कि वो शायद गिनती करने से कासिर थी। कमरों में वो जा चुकी थी, लेकिन बाहर का कहीं कोई रास्ता नहीं था। आधा घंटा वो लाउंज में दीवानों की तरह एक से दूसरे कमरे में जा रही थी। एक हैरत की बात यह भी थी कि वो जर्नलिस्ट उसके पीछे नहीं आया था। और दूसरी बात जो मेहरुनिसा की परेशानी में इजाफा कर रही थी वो ये थी कि एक मामूली सा जर्नलिस्ट इतनी बड़ी हवेली का मालिक कैसे हो सकता है, जिस हवेली का रकबा इतना बड़ा था कि इसमें बेशुमार कमरे बने हुए थे, जैसे वो हवेली भूल भुलैया जैसी हो। आधे घंटे में मेहरुनिसा चकरा कर रह गई, लेकिन उसे कहीं से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। बालाहिर था कार कर लाउंज के सोफे पर बैठकर रोने लगी। कहाँ फंस चुकी थी, यहाँ क्यों लाई गई थी? बार बार फवाद का ख्याल आ रहा था, तो कभी अपने घर वालों का। रो रकर उसकी हिचकी बन गई थी। न जाने कहाँ से एक काले रंग का होनवार कुत्ता उस लाउंज में नजर आने लगा। वो भौंका, तब मेहरुनिसा की नजर उस पर पड़ी। कहाँ से आया था वो ये सोचने की बजाय मेहरुनिसा बेसाख्ता सोफे से उठकर खड़ी हुई थी। उस कुत्ते ने मेहरुनिसा को सोचने का मौका नहीं दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेहरुनिसा तो ख्वास बख्ता सी हो गई थी। सामने ऊपर जाने की सीढ़ियां ही नजर आई थी, इसलिए अपना लहंगा उठाए तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुत्ता उसके पीछे था। वो तेजी से जीना चढ़कर उसी कमरे में दाखिल हुई थी जहां से वो भागी थी, क्योंकि इसी कमरे का दरवाजा अब भी खुला हुआ था। अब भी वो नौजवान वहीं खड़ा था, जैसे उसे मेहरुनिसा के वापस यहीं आने का यकीन हो। कुत्ता अब भी मेहरू के पीछे था। वो सीधा उस नौजवान के साथ लग गई। प्लीज मुझे कुत्ते से बचा लो। इस वक्त वो जितनी खौफजदा थी और जितनी बदहवास थी, उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो उसके सीने से जा लगी है। वो बड़ी संजीदगी से बोला, भागने का बहुत शौक है ना तुम्हें? क्या समझा था तुमने मेहरुनिसा? मैं बेवकूफ हूँ जो दरवाजा खुला छोड़कर तुमसे बात करूंगा और तुम्हें भागने का पूरा मौका दूंगा? ये जो आज तुम्हारे हुस्न पर 4 चांद लगे हैं, इस पर पानी की तरह मैंने यूं ही पैसा नहीं बहाया है कि तुम्हें यहाँ से जाने दूं। उसकी बात सुनकर मेहरुनिसा उससे पीछे हट गई। उस लड़के ने अपने हाथों को आजाद ही छोड़ रखा था। मेहरुनिसा को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जैसे ही मेहरुनिसा इस लड़के से 4 कदम पीछे हटी, कुत्ता उसके करीब बढ़कर उसके लहंगे को मुंह से पकड़ के खींचने लगा। मेहरुनिसा ने जब पलट कर देखा तो
खौफ के मारे उसकी मुंह से चीख बरामद हुई। फिर से चिल्लाकर मजबूरन इस लड़के की पनाहों में आई थी। इस बार वो हंसने लगा था, उसके कान के करीब जाकर बोला, ये सीन तुम्हारे नावल का हिस्सा नहीं था, ये मेरा तैयार करदा मसूदा है। बहरहाल अगली बार उसे अपने नावल में जरूर लिखना, बहुत दाद मिलेगी तुम्हें। महरुनिसा की रंगत खौफ के मारे फीकी पड़ चुकी थी। अब बताओ महरुनिसा, क्या चाहती हो तुम? रात मेरे साथ गुजारोगी या मेरे कुत्ते टॉमी के साथ? उस सवाल ने महरुनिसा के रहे से होश भी उड़ा दिए। वो कुत्ता अब भी उसके करीब खड़ा भौंक रहा था। महरू का दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, जो खजां में जरा सी हवा चलने पर उड़ने लगता है। आगे भी मुसीबत थी और पीछे भी, ना जाने क्यों, लेकिन वो उसके सीने से लगकर बेबसी से फूट फूट कर रोने लगी। थक गई थी, फिर भी कुत्ते से हद दर्जा खौफजदा थी, जो महरू के बिल्कुल पीछे खड़ा भौंक रहा था। खुदा के लिए मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, बहुत मुश्किल है मेरी जान, बल्कि समझो कि नामुमकिन सी बात है। वो धीरे से बोला। महरुनिसा उससे जरा पीछे हुई। तुम जो कर रहे हो वो गुनाह है, मैंने तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया, तुमने धोखे से मेरे साइन लिए हैं, यूं निकाह नहीं करता होता। मेरा तुमसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं, मैं तुम्हें तो जानती तक नहीं हूँ, तुम्हारे नाम तक से अनजान हूँ। क्यों मुझे हरासा करे? मुझे जाने तो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। हिचकियों से रोते हुए वो रकत भरे लहजे से बोल रही थी। ठीक है, ये बात भी पूरी कर लेते हैं, मुझे तुम चाहिए। अभी 10 मिनट में निकाह हुआ पहुंच जाएगा, तुम पूरी अमादगी से मुझे कबूल कर लो। वो संजीदगी से बात कर रहा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। महरुनिसा के जवाब पर कुत्ता बड़ी जोर से भौंका था, वो काम के रह गई थी। लेकिन मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ ना मेरी जान। देखो महरुनिसा, ये तो तय है कि आज रात हम साथ गुजारेंगे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा तुमसे दोबारा निकाह अभी होता है या नहीं, क्योंकि अदालत के मुताबिक तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और तुम्हारे नावल में ऐसे निकाह काबिल कबूल माने जाते हैं। मैं तो तुम्हारी तसल्ली के लिए सब कर रहा हूँ, वरना मैं तो तुम्हें अपने दिल से बीवी कबूल कर चुका हूँ। देखो ना महरुनिसा, आखिर मेरे भी तो कुछ अरमान है। आज की रात के लिए कितने सपने सजाए हैं मैंने, अब तो 4 बजने वाले हैं। क्यों मेरे सब्र का यूं इम्तिहान ले रही हो? कभी सीने से लगती हो, कभी 4 कदम दूर हटती हो। मर्द के जज्बात अलग किस्म के होते हैं, 2 मिनट की कुर्बत के बाद दूरी उसके जुनून को बढ़ाती है। ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? तुम तो मर्द के ऐसे ही जज्बात को कलमबंद करती आई हो, समझा करो ना मेरी जान। वो इस्तहाजिया अंदाज से, मैनी हेज अंदाज से आंखें विंग कर मुस्कुराया। फिर महरुनिसा के बहते आंसुओं पर आई बालों की लटों को इस लड़के ने अपने हाथों से पीछे करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अपने चेहरे पर पहुंचने से पहले ही महरू पीछे हटने लगी। उसकी बातें ऐसी थी कि महरुनिसा के पास कोई जवाब नहीं था। कुत्ता बिल्कुल महरुनिसा के पीछे खड़ा था, तो वो चाहकर भी इस लड़के से ज्यादा फासला बरकरार नहीं रख सकती थी। उसी लड़के ने अपना हाथ पीछे नहीं किया था, उसकी उंगलियों से उसके बालों को पीछे का किया करते हुए बोला, तुम यहाँ सुकून से बैठो, मैं अभी आता हूँ, तब तक मेरा टॉमी तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये कहकर वो नौजवान पीछे हटकर जाने लगा, लेकिन कुत्ते का कमरे में रहने का सोचकर महरुनिसा बुरी तरह घबराई थी, इसलिए उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं प्लीज, मुझे इसके पास अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। ये भी महरुनिसा की बेबसी की आखिरी हद थी कि वो अपने ही रकीब से मदद मांगने पर मजबूर थी। तुम भागने की कोशिश मत करना, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मेरा पालतू है और वफादार भी। अब मुझे निकाह का इंतजाम भी तो करना है ना महरुनिसा, वरना जितनी तुम खूबसूरत लग रही हो, जी तो नहीं चाह रहा तुम्हें छोड़कर जाऊं। उसे रोता हुआ खौफजदा देखकर वो शायद तंजिया बोलकर अपना हाथ महरुनिसा के हाथ से हटा चुका था। फिर कुत्ते के पास जाकर खड़ा हो गया। ख्याल रखना इसका, कमरे से बाहर ना निकलने पाए। इस नौजवान की बात पर कुत्ते ने भौंककर अपनी जुबान में शायद अपने मालिक को अपनी तरफ से तसल्ली दी थी। ये कहकर वो नौजवान कमरे से बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा अब भी खुला हुआ था, लेकिन कुत्ता बिना आंखें झपकाए महरुनिसा को ही देख रहा था। पूरी जुबान उसकी बाहर थी, लंबे लंबे सांस भर रहा था, आंखें सुरख थी। बड़े चुकन्ने अंदाज से यूं कर रहा था जैसे अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से दे रहा हो। महरुनिसा बेबसी से बेड पर बैठ के, काश के ये जमीन ही फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, किस जुर्म की सजा भुगत रही हूं मैं। वो फिर से रोने लगी थी। कुछ ही देर में एक निकाह हुआ एक औरत के साथ अंदर दाखिल हुआ। इजाबो कबूल के में महरू को मालूम हुआ कि इस जर्नलिस्ट का नाम हाजिम था। निकाह होते ही महरुनिसा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों में जमा शुदा पानी भी बहकर रुखसार भिगो गया था। कभी सोचा भी नहीं था कि आज की रात महरुनिसा की ऐसी गुजरेगी। एक अजनबी शख्स जिसे वो ठीक से जानती तक नहीं थी, उसे मजबूरन अपना आप सौंपेगी। पहली बार अपनी इन सब तहरीरों पर गुस्सा आया था, जिसमें हीरोइन की शादी हीरो से जबरदस्ती मजबूरन करवाती थी और वो रोती बिलखती थरथराते होंठों से शादी के लिए इकरार करती थी। इस सीन को बड़े सुकून माहौल में रात की तारीकी में लिखती थी और लिखते हुए पूरी तरह लड़की की बेबसी लिखते हुए और लड़के की जीत की सरशारी लिखते हुए लुत्फानंदोज होती थी। कभी ये नहीं सोचा था कि आज वो लम्हे यूं उसके सामने भी आ सकते हैं। आज उसे लग रहा था कि वो सब कागज पर लिखे किरदार उसके सामने आन खड़े हुए हैं। वही रूट
से हीरो सूट बूट में जेब में हाथ डाले मगरूराना नजरों से मेहरुनिसा को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन सब हीरोज का चेहरा उसे हाजिम के चेहरे में मदगम सा होता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा इन सब लड़कों को मिला दिया जाए तो हाजिम का नक्शा बन जाता है। चौड़ी पेशानी, गोरी रगत, सतवा नाक, मुस्कुराने से चेहरे पर डिंपल। हाजिम उसे मुस्तमसराना मुस्कुराहट के साथ उसका मजाक उड़ाता हुआ नजर आने लगा। मेहरू ने नजरें बदली थी। दूसरी जानिब उसे सब नॉवेल्स की हीरोइन नजर आने लगी। मिडिल क्लास सादी सी मासूम सी बेदर्द लड़कियां जो अपने साथ बदतमीजी करने वाले लड़कों को थप्पड़ मार देती हैं या चार लोगों के सामने उसे बेइज्जत कर देती हैं, जिसके बदले में वो लड़का उसे सरेआम सड़क से अपनी गाड़ी में बिठाकर किसी पुरानी हवेली में ले जाता है और उसे खुद से निकाह करने पर मजबूर करता है। वो सब लड़कियां ऐसे ही रोती सिसकती तड़प कर हिचकियां भरती हुई नजर आई। फिर इन सब लड़कियों का चेहरा मिलाकर उसे लगा उसका अपना चेहरा बन गया और बेबस सा हाथ जोड़ते हुए अपनी इज्जत की भीख हाजिम के सामने मांगता हुआ रुके हुए आंसुओं फिर से रवानी आने लगी। एक के बाद एक आंसू उसकी आंखों से बह रहा था। जब हाजिम कमरे में दाखिल हुआ, इस बार वो नाइट सूट में मलबूस था, चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। सीधा चलते हुए मेहरुनिसा के सामने बैठ गया। मेहरू कुछ सिमट कर पीछे हुई थी, अपने हाथ की पुष्ट से अपने आंसू पोंछने लगी तो हाजिम ने उसका वही हाथ पकड़ लिया। ना मेरी जान, अब ये जुल्म तो मुझ पर मत करो, आंसू साफ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या, पर मुझे तुम्हारी इन आंसुओं से ही तो इश्क है। मरता हूँ तुम्हारे आंसुओं पर, इसलिए नहीं कभी अपनी आंखों से जुदा मत करना। जानती हो कितनी खूबसूरती है इन बहते आंसुओं में, ऐसा लगता है मोतियों से हीरोई की कोई माला है जो खुल गई है, हीरों की कोई माला है जो खुल गई है और सारे मोती एक एक कर गिर रहे हैं। उफ उफ मेरे खुदा, क्या ये दिलकश मंजर है तुम्हारी आंखों का। मेहरुनिसा, जी चाहता है तुम होते हुए दिन भर इन मोतियों को अपनी आंखों से गिराती रहो और मैं रात भर महवियत से तुम्हें देखता रहूं, लेकिन मजबूरी ये है कि आज मेरी गोल्डन नाइट है। आज के लिए तो कुछ और ही सोच रखा है मैंने, ये ख्वाहिश किसी और दिन पूरी करूंगा। तुम कौन सा अब कहीं जा सकती हो। ये कहकर हाजिम ने मेहरुनिसा का हाथ छोड़ दिया। या फिर उसने चेहरे को बड़े गौर से देखने लगा। कमाल की ब्यूटिशियन है भाई, सही पैसे वसूल किए हैं उसने मुझसे। कहने लगी, आपकी बीवी जितना चाहे रुखसती पर रो ले, मेकअप पर फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि आंसुओं से आंख का काजल तक नहीं फैलेगा। और देखो ना मेहरुनिसा, वैसी की वैसी ही लग रही हो। मेहरुनिसा नजरें झुका गई। उस वक्त बेबसी थी, मजबूर थी, जानती थी कि सिवाय बर्दाश्त करने के दूसरा हर रास्ता वो बंद कर चुका है। मेहरुनिसा को यूं खामोश देकर वो हंसने लगा। ओ माय गॉड, तुम मेरी सामने बैठी हो, यकीन नहीं आ रहा। वैसे सुना है फवाद बहुत पसंद था तुम्हें। आज की रात के लिए इस हवाले से ख्वाब भी तो तुमने अपनी आंखों में बहुत सजाए होंगे, है ना मेहरुनिसा। ये सुनकर मेहरुनिसा ने एक सुलगती हुई नजर उस पर डाली थी, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी बेबसी का अंदाजा लगाकर नजरें बदल गई थी। बेचारा फवाद फूलों से भरी सेज पर बिना दुल्हन के रात भर सो तो बिल्कुल नहीं पाएगा। बड़ी बेताबियां भरी हुई थी उसमें। उस दिन रेस्टोरेंट में उसकी आंखों में हाजिम की ये बात सुनकर मेहरुनिसा ने सरायत से उसकी तरफ हैरत से देखा। ऐसे क्या देख रही हो, मेरे कहने पर तो वेटर के जरिए उस कमीने पर चटनी गिराई थी। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ था वो तुम्हें यूं देखें। जी तो मेरा चाह 1000 की बजाय 2000 वेटर को दूर कहूं कि चटनी उसकी शर्ट की बजाय उसकी आंखों में डाल दे। होता कौन है वो मेरी मेहरुनिसा को देखने वाला, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। मेहरुनिसा अब समझी थी कि किसी की आर पार होती नजरें उसे बेचैन कर रही थी। कौन उसे ऐसे देख रहा था जैसे आंखों से ही रूह को खींच लेगा, न जाने क्यों, लेकिन एक खौफ की लहर मेहरुनिसा के पूरे वजूद में बिजली की तरह से गुजरी थी। हाजिम ने सबसे पहले मेहरुनिसा का दुपट्टा बेदर्दी से सर से खींच कर उतारा था, जिसे बाल पिन और दूसरी पिन के साथ सजाया गया था। बाल मेहरुनिसा के जड़ से उखड़े थे। एक चीख सी बरामद हुई थी। हाजिम की आंखों में इस वक्त सिर्फ सुर्खी थी, वहशत थी और जुनून था, वारिफ्तगी थी, सब कुछ था सिवाय मोहब्बत के। इस रिश्ते की इब्तिदा हाजिम ने बड़ी बेरहमी और बड़ी बेदर्दी से की थी।